बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू थिएटर ऑफ एजुकेशन। आई एम सैयद अब्दुल मोइद शाह। आई होप कि सब खैरियत से होंगे। जैसे कि हम सीरीज़ स्टार्ट कर चुके हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर के हवाले से। इसका ये इंट्रोडक्टिव पार्ट है। ये पहला पार्ट हम स्टडी कर चुके हैं और आज उसका सेकंड पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन स्टडी करेंगे बेसिक इंग्लिश ग्रामर का। तो अब इसमें हम क्लासिफाइंग वर्ड्स क्लासेस को आगे लेके चलेंगे। ठीक है, ये शायद कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे, कुछ स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स ऐसे भी होंगे जो शायद ये लफ्ज़ पहली बार सुन रहे हो। वर्ड क्लासेस किसे कहते हैं? आप लोगों ने स्कूलों में, कॉलेजेस में पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े होंगे, है ना? जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसका नया नाम इन मॉडर्न लिंग्विस्टिक में वर्ड क्लासेस है। इसका न्यू नेम, मॉडर्न नेम वर्ड क्लासेस है, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच ही को वर्ड क्लासेस कहते हैं। ट्रेडिशनली जो है इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। रिवायती तौर पे जो हमारा ओल्ड कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब है क्लासिफाइंग वर्ड क्लासेस, यानी कि ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसकी क्लासिफिकेशन, इसकी दर्जाबंदी, इसकी ग्रुपिंग, क्लासिफिकेशन कहते हैं दर्जाबंदी को, ग्रुप बंदी को। किसी चीज़ को हम दूसरी चीज़ से अलग कर देते हैं या ग्रुप बना देते हैं, ठीक है, तो उसे कहते हैं क्लासिफिकेशन। अच्छा, अब है ये हमारे पास जो हाईलाइटेड टॉपिक है, अंडरस्टैंडिंग वर्ड क्लासेस। वर्ड क्लासेस को अंडरस्टैंड अभी कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको सिंपल अंदाज में शुरू में बता दिया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को इन मॉडर्न लिंग्विस्टिक में वर्ड क्लासेस कहते हैं और ट्रेडिशनली तौर पे या ओल्ड कॉन्सेप्ट में इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। ज़रा इसको पढ़ भी लेते हैं। वर्ड क्लासेस ट्रेडिशनली रेफर्ड to as a parts of speech provide the structural architecture of the English language. They classify words based strictly on their specific syntactic and grammatical function in a sentence. अच्छा, अब ये वर्ड क्लासेस जो है पार्ट ऑफ स्पीच, रिवायती तौर पे ट्रेडिशनली इसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। और ये क्या करते हैं? ये बुनियादी जो आर्किटेक्चर या स्ट्रक्चर है वो प्रोवाइड करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, इंग्लिश को अंडरस्टैंड करने के लिए। दे क्लासीफाई वर्ड्स बेस्ड स्ट्रिक्टली ऑन देयर स्पेसिफिक सिंटैटिक एंड ग्रामेटिकल फंक्शंस इन अ सेंटेंस। देखिए, जब भी कोई जुमला होता है, कोई भी जुमला आप उठा के देख लें, ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि आई रिकॉर्ड द वीडियो, ठीक है, वीडियो लेक्चर, आई रिकॉर्ड द वीडियो लेक्चर। तो ये जो सेंटेंस है, या आई राइट अ लेटर, ये जो सेंटेंस है, इसमें एक एक वर्ड जो है, जैसे कि आई राइट अ लेटर, तो एक वर्ड का, ठीक है, दूसरे वर्ड के साथ ताल्लुक, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हर लफ्ज़ का, जुमले में जो भी लफ्ज़ है, उसका ताल्लुक किसी न किसी पार्ट ऑफ स्पीच से लाज़मी होता है। जुमले में जितने भी वर्ड्स हैं, हर एक वर्ड का अपना-अपना एक फ़ंक्शन होता है, हर एक लफ्ज़ का अपना-अपना एक फ़ंक्शन होता है, ठीक है? और हर एक लफ्ज़ जो है, इसका ताल्लुक पार्ट ऑफ स्पीच के किसी न किसी पार्ट से होता है। या वो नाउन होगा, या प्रोनाउन होगा, या एडजेक्टिव होगा, वर्ब होगा, एडवर्ब, या प्रीपोज़िशन, या कंजंक्शन, या इंटरजेक्शन। इन 8 पार्ट ऑफ स्पीच में किसी न किसी के साथ इसका ताल्लुक लाज़मी होगा, ठीक है? और इसका अपना एक फंक्शन होता है। और ये इंग्लिश लैंग्वेज को एक बेसिक
कैसे आप कह सकते हैं कि आर्किटेक्चर एक स्ट्रक्चर फराहम करता है, ठीक है? अच्छा, आगे बढ़ते हैं, द लॉजिकल ग्रुपिंग्स। अब जो ये पार्ट ऑफ स्पीच है, इसको अलग-अलग पढ़ने के बजाय, यानी कि नाउन को हम अलग पढ़ें, प्रोनाउन को अलग पढ़ें, फिर एडजेक्टिव को अलग पढ़ें, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, यानी कि जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच है, इसको अलग-अलग सेपरेटली पढ़ने के बजाय इसको ग्रुप में क्लासिफ़ाई किया गया है, ठीक है? इनकी क्लासिफ़िकेशन की गई है। यानी कि ये 2 पार्ट ऑफ स्पीच या 3 पार्ट ऑफ स्पीच ये इस ग्रुप में आ गए, ठीक है? मिसाल के तौर पे इसको समझ लेते हैं। रेदर देन लर्निंग देम आइसोलेटेड, यानी कि इनको अलग-अलग पढ़ने के बजाय, वी कैटेगराइज द 8 प्राइमरी पार्ट्स ऑफ स्पीच इनटू 3 डिस्टिंक्ट ग्रुप्स डिपेंडिंग ऑन देयर एक्टिव पर्पस। इसको 3 ग्रुपों में क्लासिफाई किया गया है, तकसीम किया गया है, कि पार्ट ऑफ स्पीच को भी 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। अच्छा, वो क्यों किया गया है? क्योंकि अपने पर्पस और अपने एक्शन और फंक्शन के हिसाब से, अपने फंक्शन के हिसाब से, कि इनका और इनका फंक्शन जो है वो सेम है, तो इसलिए ये इस ग्रुप में आ गए। यानी कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव का फंक्शन तकरीबन सेम है, तो इसको एक ग्रुप में लेके आए। फिर वर्ब एंड एडवर्ब का ग्रुप जो है वो सॉरी, इनका जो फंक्शन है ये एक है, ठीक है? सिमिलर है, तो इसको दूसरे ग्रुप में रखा गया। अब देखिए, दोबारा पढ़ लेते हैं। रेदर देन लर्निंग देम आइसोलेटेड, we categorize the 8 primary parts of speech into 3 distinct groups depending on their active purpose. Naming objects, ठीक है? ऑब्जेक्ट्स, नेमिंग ऑब्जेक्ट्स, किसी भी चीज़ के नाम, किसी भी कोई भी चीज़ नाम जिसका ताल्लुक नाम से है, जिस पार्ट ऑफ स्पीच का ताल्लुक नाम से है। मिसाल के तौर पे नाउन का ताल्लुक जो है वो नाम से है, किसी ऑब्जेक्ट के नाम से है। प्रोनाउन का ताल्लुक भी इसी से है, ठीक है? एडजेक्टिव का ताल्लुक भी इसी से है, तो ये एक ग्रुप बन गया। फिर दूसरा, ड्राइविंग एक्शंस। अब जिसका ताल्लुक एक्शन से होता है या स्टेट से होता है, जैसे कि वर्ब और एडवर्ब, इन 2 पार्ट ऑफ स्पीच का ताल्लुक जो है ये इसका ताल्लुक एक्शन से है, ड्राइविंग एक्शन से है, तो ये दूसरा ग्रुप बन गया। फिर कनेक्टिंग स्ट्रक्चरल फ्रेजेस। अब प्रीपोजिशन हो गया, कंजंक्शन हो गया और इंटरजेक्शन। इसका ताल्लुक जो है ये कनेक्ट करता है, यानी कि फ्रेजेस को कनेक्ट करता है, या एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ जब कनेक्ट करता है, सेंटेंस को, क्लासेस को जब ये कनेक्ट करता है, इसका ताल्लुक यही है। यानी कि इन तीनों का प्रीपोजिशन, ठीक है, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इनमें सिमिलैरिटीज़ है, तो इसलिए इन तीनों को आखिरी ग्रुप बनाया गया। ये तीसरा ग्रुप आता है। आगे बढ़ते हैं, मेजर फंक्शनल ग्रुप्स। यही ग्रुप है जो मैंने अभी आपको आपके साथ डिस्कस कर दिए। आई थिंक के ज़रा वजाहत की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन खैर इसको पढ़ लेते हैं। द नाउन ग्रुप focused entirely on identifying people, places, things और concept। अच्छा, पहला ग्रुप जो है उसका नाम नाउन ग्रुप है, दूसरे ग्रुप का नाम है द वर्ब ग्रुप, और थर्ड ग्रुप का नाम है स्ट्रक्चरल एम्प्टी वर्ड्स। तो नाउन ग्रुप में क्या है? फोकस्ड इंटायरली ऑन आइडेंटिफाइंग पीपल, प्लेसेस, थिंग्स और कंसेप्ट एंड क्वालिफाइंग देयर फीचर्स। दिस कंटेन्स, इसमें इस ग्रुप में कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच शामिल हैं? नाउन, प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव, ठीक है? ग्रुप नंबर 2, फोकस्ड ऑन डिफाइनिंग dynamic states, active operations, and describing how actions unfold over time. This contains verb and adverb. ये जो दूसरा ग्रुप है, जैसे ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, इसका ताल्लुक ड्राइविंग एक्शन से है, ठीक है? तो इसमें वर्ब और एडवर्ब शामिल है। लेकिन हम वर्ब का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट गलत भी ले लेते हैं, सिर्फ एक्शन को हम वर्ब कहते हैं। एक्शन वर्ब नहीं, एक स्टेट भी होता है, ठीक है? जो बाद में जब मैं ये समझाऊंगा तो इंशाल्लाह इसमें ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। थर्ड नंबर ग्रुप हमारे पास है स्ट्रक्चरल एम्प्टी वर्ड्स, फोकस्ड ऑन लिंकिंग ग्रामेटिकल एलिमेंट्स टुगेदर, ऑर्गेनाइजिंग लॉजिकल सिंटैक्स and conveying immediate feelings. The, this contains preposition, conjunctions and interjections. अब इसका ये क्या होता है? ये कनेक्टर्स भी आप इसे कह सकते हैं। सिंपल अंदाज में कनेक्टर्स भी कह सकते हैं। इसको आप एम्प्टी वर्ड्स भी कह सकते हैं।
कनेक्टेड स्ट्रक्चर आप इसे क्यों कह सकते हैं? इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये फ्रेजेस को, क्लॉजेस को कनेक्ट करता है आपस में। ये वो वाले अल्फाज होते हैं कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन वाले, ठीक है? और इसमें फीलिंग्स वाले वर्ड्स भी होते हैं, ठीक है? इसलिए इसको स्ट्रक्चरल कनेक्टर्स भी कहते हैं। लेकिन एम्प्टी वर्ड्स इसे क्यों कहते हैं? एम्प्टी वर्ड इसलिए कहते हैं कि ये एक वक्त में एक ही मीनिंग इसकी हो सकती है, लेकिन कभी दूसरे वक्त में इसकी दूसरी मीनिंग भी हो सकती है। जैसे कि डिक्शनरी के हिसाब से इसकी मीनिंग जो एक्चुअल एब्सोल्यूट मीनिंग होती है वो अलग होती है, ठीक है? बाज़ औक़ात सेंटेंस में भी एब्सोल्यूट मीनिंग आ जाती है, लेकिन जब इसको फ्रेजेस के साथ इस्तेमाल किया जाता है तो इसकी मीनिंग बिल्कुल नहीं होती, ये एम्प्टी होती है। जैसे कि मैं कहता हूँ कि कम ऑन, वैसे ऑन का मतलब होता है पर, ठीक है? ऊपर। मैं कहता हूँ कि दिस कप इज़ ऑन द टेबल, ये कप जो है टेबल के ऊपर है। अगर मैं कहूँ कम ऑन, व्हाट्स हैपनिंग ऑन? तो क्या इस ऑन की मीनिंग यहाँ पे एब्सोल्यूट मीनिंग आ रही है? बिल्कुल भी नहीं आ रही है। मैं कम ऑन, जल्दी आओ, जल्दी करो, ठीक है? आ जाओ, हरी अप, ठीक है? जल्दी करो। अप की मीनिंग ऊपर है, लेकिन यहाँ पे एब्सोल्यूट मीनिंग नहीं आ रही है, ठीक है? इसी तरह ऑन को भी देख लीजिएगा। एब्सोल्यूट इसलिए इसको एम्प्टी वर्ड्स कहते हैं। डिक्शनरी में इसकी एब्सोल्यूट मीनिंग तो होती है, लेकिन फ्रेजेस में जब हम इसका यूज़ करते हैं तो ये एम्प्टी मीनिंग शो करती है। लेकिन ये साथ में लगाना या लिखना या बोलना मस्ट है, ज़रूरी है। अच्छा, दिस कंटेन्स प्रीपोज़िशन, इसमें प्रीपोज़िशन शामिल है, कंजंक्शन शामिल है और साथ में इंटरजेक्शंस भी शामिल हैं। अच्छा, जिस तरह मैंने समझा दिया, अंडरस्टैंडिंग एम्प्टी वर्ड्स को मैंने क्लियरली समझा दिया। यहाँ पर बस थोड़ी बहुत वज़ाहत है। कॉन्टेक्स्चुअल मीनिंग इसकी क्या है, क्या होती है? द रोल ऑफ ऑन, इडियोमैटिक शिफ्ट्स, इंटरजेक्शंस एंड इमोशंस। ज़रा इसको पढ़ लेते हैं। कॉन्टेक्स्चुअल मीनिंग, एम्प्टी वर्ड्स नोन इन लिंग्विस्टिक एज़ अ फंक्शन वर्ड, ठीक है? इसको एज़ अ एम्प्टी वर्ड्स को जो इंग्लिश लिंग्विस्टिक में इसको फंक्शन वर्ड भी कहते हैं। हैव लिटिल टू नो एब्सोल्यूट मीनिंग ऑन देयर ओन। Their value is determined by their structural पोजीशन। इसकी जो वैल्यू होती है स्ट्रक्चर के हिसाब से, अपने इस पोजीशन के हिसाब से इसकी वैल्यू बनती है, इसकी मीनिंग बनती है। कहीं पर ऑन की मीनिंग अलग होगी, कहीं पर अलग होगी, ठीक है? तीसरी जगह पे देख लें तो अलग होगी। तो मुख्तलिफ मीनिंग इसकी चेंज होती रहती है। यानी कि हम इसको 2+2 = 4 वाला फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते हैं कि हर वक्त इसका जवाब आंसर ही मीनिंग 4 ही आए। नहीं, ये बदलता रहता है फ्रेजेस के हिसाब से। या फिर अपने फंक्शन के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से। अच्छा, द रोल ऑफ ऑन, मिसाल के तौर पे, ऑन इसलिए मैं बार-बार यहाँ पे मैंने ऐड किया है क्योंकि ऑन एक ज़्यादा यूज़ होने वाला और ज़्यादा बोले जाने वाला और आम सिंपल ये एक प्रीपोज़िशन है, ठीक है? हर छोटा बड़ा बच्चा सब इसको पढ़ चुके हैं और इससे वाकिफ़ है, फ़ैमिलियर है। द रोल ऑफ ऑन इंस्टेंट sorry, in standard everyday phrases like come on or what's going on, what is going on, जिसे ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। The preposition on loses its direct physical meaning and functions syntactically, यानी कि यहाँ पे एब्सोल्यूट मीनिंग अपनी ये खो लेता है। किसी और फ्रेज के साथ या वर्ब के साथ इसको जब हम जोड़ देते हैं तो ये जो सिंटैक्टिकली इसकी मीनिंग होती है, एब्सोल्यूट मीनिंग होती है, ये खो देता है, ठीक है? इडियोमैटिक शिफ्ट्स भी, इडियोमैटिक अब देखिए इन शी इज़ लुकिंग आफ्टर मी, शी इज़ लुकिंग आफ्टर मी, वैसे आफ्टर की एब्सोल्यूट मीनिंग डिक्शनरी में देखी जाए तो इसका मतलब होता है बाद में, लेकिन यहाँ पे इसकी क्या मीनिंग बन रही है? शी इज़ लुकिंग आफ्टर मी, वो मेरी देखभाल कर रही है, मेरा ख्याल रख रही हैं। तो यहाँ पर आफ्टर की एब्सोल्यूट मीनिंग नहीं है।
अच्छा, द वर्ड आफ्टर जॉइंस लुकिंग टू फॉर्म एन कंप्लीटली न्यू कंपाउंड मीनिंग ऑफ अ केयर टेकिंग। इसकी नई मीनिंग आ गई। लुकिंग आफ्टर की मीनिंग यहाँ पे क्या आ गई? एक कंपाउंड वर्ड इससे बन गया, यानी कि लुकिंग प्लस आफ्टर इज इक्वल टू लुकिंग आफ्टर। तो इसकी मीनिंग क्या बन गई? केयर टेकिंग। यहाँ तक कि लुक की मीनिंग भी चेंज हो गई। लुक का मतलब होता है देखना, लेकिन लुक आफ्टर इसका मतलब केयर टेकिंग, ख्याल रखना, देखभाल करना। अच्छा, अब ज़रा एम्प्टी वर्ड्स के एग्जाम्पल, इंटरजेक्शंस एंड इमोशंस में देख लेते हैं। यानी कि अच्छा, एक्सप्रेशंस, लाइक हम एक्सप्रेशंस देते हैं ना, साउंड्स करते हैं, फीलिंग्स का इजहार जिसे कहते हैं। हुर्रे वी हैव वन द मैच, हुर्रे खुशी का इजहार करते हैं। आह कोई परेशानी होती है, कोई गम, ठीक है, कोई अफसोस का इजहार करते हैं। आउच, ऐसा होता है कि नहीं होता? कैरी नो स्टैटिक डिक्शनरी कॉन्सेप्ट्स, मतलब इसके लिए हम एब्सोल्यूट कोई मीनिंग नहीं रख सकते हैं कि इसका मतलब एग्जैक्ट 2+2=4 यही होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। सिचुएशन के हिसाब से इसकी मीनिंग सामने वाला जो होता है या जो महसूस करने वाला होता है वो खुद समझ लेता है या ले लेता है। एक्टिंग प्योरली, अच्छा, acting purely as a rapid transmitters of a human feelings। आई होप कि समझ में आया होगा। अच्छा, ज़रा एक क्लियरिफिकेशन कर लेते हैं। प्रिसीजन वोकेबलरी करेक्शन, थोड़ी सी वोकेबलरी करेक्शन के हवाले से है ये, दुरुस्तगी के हवाले से है प्रिसीजन। अब देखिए यहाँ पे एक टेबल सा बनाया है मैंने, और मटेरियल कंपोजिशन, इनकरेक्ट फ्रेज, करेक्ट प्रिसाइज वर्ड एंड अंडरलाइंग रूल। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ देखते हैं फर्स्ट नंबर पे, मेटल, नेचुरल वुड, मेटल, नेचुरल वुड, प्लास्टिक। देखिए, एक मेटल, कोई भी धातु, नेचुरल वुड लकड़ी, प्लास्टिक या क्ले या मट्टी। मेटल से मतलब मुराद हम लेते हैं कि कोई स्टील, सिल्वर, ठीक है। नेचुरल वुड कोई भी लकड़ी, प्लास्टिक, क्ले। अब मेटल से कोई ऐसी चीज़ बनी है, स्टील से या सिल्वर से, जिसमें हम पानी पीते हैं, जिसको वेसल बोलते हैं, ठीक है, या कासा बोलते हैं, इसमें हम पानी पीते हैं, वो मेटल से बनी हुई होती है। वेसल, टम्बलर जिसे कहते हैं, टम्बलर, कासा, एक ऐसी चीज़ जो पानी पीने के लिए इस्तेमाल होती है, जिसमें हम पानी डाल के पीते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? ग्लास। अगर वो स्टील की है, अगर वो मेटल स्टील की है या सिल्वर की है। हाँ, अगर वो अ, ग्लास से बनी हुई कोई वेसल है, ग्लास से बनी हुई कोई टम्बलर है, तो हम उसे कहेंगे कि ग्लास टम्बलर, ग्लास वेसल। अगर वो चीज़ कोई लकड़ी से बनी है, कोई वेसल या आप कप कह सकते हैं या टम्बलर, तो हम उसे वुडन टम्बलर कहेंगे ना, वुडन ग्लास तो नहीं कहेंगे ना, वुडन टम्बलर कहेंगे या वुडन कप कहेंगे। इसी तरह प्लास्टिक की बनी हुई है, क्ले की, तो हम क्ले या प्लास्टिक टम्बलर कहेंगे। कहने का मकसद ये है, समझाने का मकसद ये है कि जो ग्लास है, ग्लास की मीनिंग क्या है? ग्लास की मीनिंग है कांच, शीशा, शीशा, ठीक है। हम एक रिवायती तौर पे सब, यानी कि स्टील टम्बलर या वुडन टम्बलर या सिल्वर टम्बलर को हम सबको ग्लास कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लास कहते हैं। हालांकि ग्लास की एक्चुअल मीनिंग क्या है? ग्लास की एक्चुअल मीनिंग है कांच या शीशा।
अगर मैं कहूँ कि भई मुझे ग्लास में पानी दे, तो ग्रामेटिकली देखा जाए तो ये गलत है, क्योंकि ये तो हम तो आदी हो चुके हैं। अब कहने वाला जो होता है वो भी समझ लेता है, वो क्या चाहता है, उनके ज़हन में होता है कि वो क्या कहना चाह रहा है, और जो सुनने वाला होता है, जिनको ये कहा जाता है कि पानी दे दो मुझे ग्लास में, वो भी समझ लेते हैं ग्लास, ग्लास ही है। यानी कि हमने हमारा जो कॉन्सेप्ट बना है ग्लास का, एक्चुअल जो है वो टम्बलर है और हम उसे ग्लास कहते हैं। हालाँकि वो ग्लास टम्बलर होगा, वो जस्ट ग्लास नहीं होगा, वो ग्लास टम्बलर होगा। अगर वो स्टील का है, तो वो स्टील टम्बलर है। अगर लकड़ी का है, तो वुडन टम्बलर है वो। ज़रा इसको मज़ीद डिफ़ाइन कर लेते हैं, देखिए। अब इनकरेक्ट फ्रेज़ हम कैसे यूज़ करते हैं? म मैं अगर कहूँ कि अ, स्टील ग्लास में मुझे पानी दे या सिल्वर ग्लास में, तो ये स्टील ग्लास होता ही नहीं है। आप देख लिए ना? देख लीजिएगा ज़रा, सोच लीजिए इस पे कि लॉजिकली कि स्टील ग्लास यानी कि स्टील का काँच, स्टील का शीशा होता है कभी? नहीं, स्टील का कभी शीशा होता है? अगर होता है तो मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। स्टील का शीशा, ठीक है? या वुड ग्लास, लकड़ी का शीशा, प्लास्टिक ग्लास, प्लास्टिक का शीशा, ये गलत है ना? अब राइट क्या है? देखिए, टम्बलर, कप, ठीक है? टम्बलर या कप इसे कहते हैं जिसमें हम पानी पीते हैं। देखिए, स्टील टम्बलर, स्टील कप, सिल्वर कप, ठीक है? वुडन टम्बलर या फिर प्लास्टिक कप, क्ले कप, प्लास्टिक मग, इसी तरह। अब देखिए, ज़रा अंडरलाइंग रूल को देख लेते हैं। जो हम स्टील, सिल्वर की बात कर रहे थे। इन इंग्लिश ग्लास, ग्लास क्या होता है? रेफर्स solely टू द ट्रांसपेरेंट मटेरियल। एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल को ग्लास कहते हैं, शीशा, कांच। और ड्रिंकिंग वेसल्स मेड ऑफ नॉन ग्लास, ये ड्रिंकिंग वेसल जो है, ये जो बने हुए होते हैं, ये लाजमी नहीं है कि सिर्फ शीशे से बने। ये लकड़ी से भी बनते हैं, स्टील से भी बनते हैं, सिल्वर से भी बनते हैं, लेकिन हम उसका जो उनको जो नाम देते हैं वो गलत देते हैं, ठीक है? फिर स्पेसिफाई कंटेनर्स टाइप एक्यूरेटली टू अवॉइड रीजनल लिटरल ट्रांसलेशन। देखिए, हमेशा देखिए कि जो रीजनल लेवल पे है, हमारी जो एक रिवायती, अब परंपरा जिसे कहते हैं, ट्रेडिशनली जो चीज़ बस चलती आ रही है, कॉन्सेप्ट हमारे गलत बन गए हैं, तो उसको फॉलो ना करें, बल्कि लॉजिकली चीज़ों को, जो नेटिव स्पीकर्स जिस तरह यूज़ करते हैं, ठीक है? ये ग्रामेटिकली ला ये ज़रूरी तो नहीं है कि वो जो जिनकी ज़बान है वो भी बिल्कुल एक्यूरेटली सही बोल रहे हैं, नहीं। आप जिस ज़ुबान को सीखना चाह रहे हैं, उस ज़ुबान के रूल्स को देखें, लॉजिकली थिंकिंग करेंगे ना, तो आपको ये चीज़ें समझ में आएँगी। अदरवाइज़ वैसे ही रिवायती अंदाज़ में जिस तरह चलता आ रहा है, वैसे ही चलते रहेंगे फिर, ठीक है? तो इसको इसकी करेक्शन थी। ये सिर्फ़ जस्ट समझाने के लिए थी, ताकि ये कांसेप्ट आप लोगों का क्लियर हो, और हम कैसे फिर पढ़ेंगे आगे इंशाअल्लाह, हम उसूलों के मुताबिक, ठीक है? 2 + 2 = 4, 4 वाले फ़ॉर्मूले के तहत लेके चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। एंड थैंक यू। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फिर स्टार्ट करेंगे वर्ड क्लासेस से। अल्लाह हाफ़िज़।